आज हम लोग बात करेंगे सृजनात्मक लेखन पर। साथियों, आप लोग सृजनात्मक लेखन से अवगत होंगे, बाकायदा करते भी होंगे। तो आज इसके अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे कैसे बनती है कविता, और इसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि कविता क्या है, कविता कैसे बनती है, कविता में शब्दों के चयन का क्या महत्व है, कविता में बिंब और छंद का क्या महत्व है, कविता में काव्य की संरचना जो होती है, यानी वाक्य की जो संरचना होती है, उसका क्या महत्व है, संरचना बदलने से क्या अर्थ में फ़र्क आता है, और कविता के कौन से घटक होते हैं, यानी कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जिन्हें कविता लिखने वाले को ज़रूर जानना चाहिए। तो ऐसे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इन्हीं बिंदुओं को जानेंगे। साथियों, जब आप कविता पर काम करते होंगे, कविता लिखते होंगे या कविता पढ़ते होंगे, तो आपको ध्यान होगा ये कविता आती कहाँ से है। शुरुआत होती है कविता की नर्सरी राइम से। आप बाकायदा जानते हैं कि शुरुआत आप लोगों ने भी ऐसे ही की होगी। नर्सरी राइम से हम लोगों ने शुरुआत सबने की है। जैसे हमने सुकुमार राय का सत्यजीत रे के जो पिता हैं, जिनके बारे में हमने कई बार चर्चा भी की है, तो सुकुमार रे की एक किताब है अबोल तबोल, उसको भी आप पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने नर्सरी राइम के तौर पे उस किताब को गिना जा सकता है हमारे भारत में। तो हम लोग नर्सरी राइम से शुरुआत करते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप जानते हैं कि आप जब नानी से, दादी से बात करते हैं, यहाँ तक कि खेतों में जो ढोल बजता है उसके साथ भी कविता का संबंध होता है। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि बिना गाए लोग धान की रुपाई भी नहीं करते हैं। तो यानी खेतों से उसका संबंध, जीवन से उसका संबंध। तो नानी के बोल, खेतों के ढोल, इन सब से कविता का क्या संबंध बनता है, कविता कैसे शुरू होती है, यह सब आप जान पाएंगे। आप यह भी जान पाएंगे कि नर्सरी राइम्स जो शुरुआत होती है कविता की नर्सरी राइम से, वैसे तो हमें आसान सी लगती है ये बात, लेकिन आपको लगता होगा, आपने कभी सोचा है इस बात को कि कविता के भीतर घुसना या कविता को जानना हमेशा कठिन क्यों होता है, कभी मुश्किल क्यों होता है। कहानी तो पढ़ना आसान लगता है, निबंध पढ़ना आसान लगता है, लेकिन कविता पढ़ना अक्सर मुश्किल लगता है। अजीब सी बात है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप घूम आएँ, केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहली शुरुआत जो होती है पढ़ाई की, वो नर्सरी राइम से होती है। ये दोनों अंतर्विरोध है कि एक तरफ तो हम कविता को बहुत मुश्किल समझते हैं और दूसरी तरफ हम शुरुआत इससे करते हैं। यानी कविता में कुछ तो ऐसी बात है जो शुरुआत इससे करना हमारे लिए महत्वपूर्ण लगता है। अब वो कुछ बात जो है वो कौन सी है? जाहिर है कविता का लय बहुत महत्व रखता है। राइम्स जिसको हम लोग कहते हैं वो बहुत महत्व रखता है, और राइम से शुरुआत जो होती है वो हम पूरी तौर से एक व्यवस्था कह सकते हैं, जीवन की व्यवस्था को समझने में मदद करता है। चलिए अब थोड़ा सा हम जानते हैं कि आखिर ये कविता है क्या। कविता के बारे में थोड़ा सा अगर हम जानने की कोशिश करें कि ये कविता है क्या, तो कविता पर बहुत से लोगों ने बहुत तरह की बातें की हैं। जैसे आचार्य भामह, जो संस्कृत के बड़े विद्वान हैं, आचार्य हैं, उन्होंने कहा है कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, यानी शब्द और अर्थ मिलकर ही काव्य बनते हैं। यानी यूं ही केवल शब्द कोई अगर अर्थ न पैदा करे तो कविता नहीं बनती है। अब आपके मन में उठ रहा होगा सवाल कि नर्सरी राइम्स जो कि अबोल तबोल जिसका मैंने जिक्र किया, अबोल तबोल तो निरर्थक शब्दों का मेल है, तो फिर निरर्थक शब्दों के मेल को हम कविता कैसे कह रहे हैं? अब जानना ये पड़ेगा कि निरर्थक शब्दों के मेल को कविता तब हम कहते हैं जब उस राइम से या लय से एक अर्थ निकलता है। यानी राइमिंग वर्ड्स, कुछ राइमिंग शब्द जो होते हैं वो कुछ अर्थ की ओर हमें ले जाते हैं, किसी अर्थ की दिशा में हमें ले जाते हैं, अर्थ का सृजन करते हैं, तो वो कविता हो सकती है। इसी तरह से वाक्यम रसात्मकम काव्यम, आपने आचार्य विश्वनाथ का सुना होगा, और भी बहुत से पंडित जगन्नाथ ने भी इसके बारे में चर्चा की है, और बहुत से हमारे संस्कृत के विद्वानों ने इस पर चर्चा की है। आप इसको पढ़ कर के देखिएगा, ज़रूर जानिएगा। संस्कृत विद्वानों के साथ साथ हिंदी के बहुत से बड़े जो आलोचक हैं और कवि हैं, उन्होंने भी कविता पर बहुत सी बातें की हैं। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने कहा है जीवन की अनुभूति ही कविता है। इसी तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि शब्द की अनुभूति को कविता कहते हैं।
इसी तरह से जॉर्ज लुइस बोर्खेस, जो बहुत बड़ा विद्वान है पश्चिम का, कविता, उसने एक बात कही है कि कविता हर किसी के जीवन में महत्व रखती है और हर किसी के जीवन में आ सकती है। यानी कविता लिखना कोई ऐसी बात नहीं है जो केवल कुछ लोग ही कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं और हर किसी के जीवन में वो कभी न कभी किसी न किसी समय आ सकती है। इसको बहुत सुंदर इमेज के साथ, एक बिंब के साथ जॉर्ज लुइस बोर्खेस ने कहा है, जिसका हिंदी में मैं बता रही हूँ आपको, कि कविता कोने में घात लगाए बैठी है। वह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। यानी जैसे बसंत आता है तो सब कुछ बदल जाता है, वैसे कविता किसी के जीवन में भी आ सकती है और किसी भी क्षण आ सकती है। अब इसी से एक जुड़ी बात है, महत्वपूर्ण बात है, वह भी जान लीजिए कि जब रत्नाकर डाकू का जिक्र आपने सुना होगा, यानी वाल्मीकि रामायण के बारे में भी आपने सुना होगा, तो वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी उसके पहले कहा जाता है कि वो रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। लेकिन ये शुरुआत कैसे हुई? अचानक उनके जीवन में कविता ने क्या बदलाव कर दिया और उनका पहला कह सकते हैं कि छंद कौन सा था जो उन्होंने बोला, उनके मुंह से निकल पड़ा। जब क्रौंच वध को उन्होंने देखा तो उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वमगमः शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देकम वधिः काम मोहितम। ये रामायण का है, वाल्मीकि रामायण का बालकांड का, आप लोग देख सकते हैं। तो पहला छंद जो उनके मुंह से निकला था ये वही था और इस छंद से कहा जाता है कि उनके जीवन में एक बदलाव आ गया और वो एक कवि के रूप में मशहूर हो गए, जबकि वो पहले डाकू के नाम से जाने जाते थे, यानी रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। तो कविता ने जीवन बदल दिया। बिल्कुल उसी तरह से हमारे यहाँ सुमित्रा नंदन पंत, जो छायावाद के कवि कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आँखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। हालांकि यहाँ पंत जी ने थोड़ा सा इसको वियोग से जोड़ दिया, यानी जब तक विरह ना हो तब तक कविता का जन्म नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं इसको बाद में लोगों ने व्याख्या भी इसी तरह से करनी शुरू कर दी, जबकि ऐसा नहीं है। इस विरह को बहुत व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। विरह मतलब किसी न किसी चीज़ का अभाव, कुछ भी, वो आनंद का अभाव भी हो सकता है, वो अर्थ का अभाव भी हो सकता है, वो किसी भी चीज़ का, प्यार का अभाव भी हो सकता है। तो किसी न किसी चीज़ का अभाव, उसको अर्थ विस्तार में हमें देखना चाहिए। अब इसी से एक बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम यह सोचें कि कविता के बारे में अगर यह हम मान लें कि कुछ ही लोग कविता लिख सकते हैं, यानी कुछ ही लोगों में वो क्षमता होती है, सभी लोगों में कविता लिखने की क्षमता नहीं होती है, ऐसा मानने वाले हमारे भारतीय लोग में भी भारतीय लोग भी हैं, विद्वान भी हैं, उनका भी मत ऐसा है। कई लोगों का यह मानना है कि कविता हर कोई नहीं लिख सकता, कवि तो जन्मजात होते हैं। लेकिन कुछ एक पश्चिम के विद्वान और हमारे भारत में भी कुछ लोगों का यह मानना है कि कविता हर कोई लिख सकता है, हर किसी के जीवन में है। ऐसा नहीं है कि कविता कोई एक व्यक्ति लिख सकता है, कविता सब में होती है। सवाल ये है कि उसे थोड़ा सा अभ्यास करवाया जाए, थोड़ी सी उसको सीखने और कौन कौन से बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए, कौन सी बातों पर ध्यान देना चाहिए, जीवन के किन अनुभवों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, उस पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, यह भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तभी संभवतः हम कविता के बारे में जान पाएंगे, कविता के उन बिंदुओं को भी जान पाएंगे। अब अगर हम मान लेते हैं कि कविता कैसे बनती है यह भी हमने जान लिया, कविता क्या है यह भी हमने जान लिया, लेकिन थोड़ा सा अगर इस पर सोचना शुरू करें कि आखिर वो कौन से बिंदु हैं जिनकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं, वो कौन से तत्व होंगे, वो कौन से ऐसे पहलू होंगे जिन पहलुओं पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कविता में शब्दों का बड़ा महत्व होता है, कविता में ध्वनियों का भी महत्व होता है। कवि क्या करता है? शब्दों से खेलता है। हमारे भारतीय विद्वानों ने भी ये बात कही है कि शब्दों से सबसे पहले खेलना सीखना चाहिए, यानी शब्दों से दोस्ती करनी चाहिए। जैसे आप कभी खेल के मैदान में जाते हैं ना, आप खेलते हैं, अपने साथियों के साथ खेलते हैं, तो साथी जो बिल्कुल अपरिचित होता है, जिसके बारे में आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन जिसको आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, खेलते खेलते धीरे धीरे उस साथी के बारे में आप बहुत कुछ जान जाते हैं,
बहुत सी बातें जान जाते हैं, उसके बैकग्राउंड के, उसके पूरा का पूरा जहाँ से आया है, उसकी भाषा, उसके समाज, सब कुछ को धीरे धीरे आप जानने लगते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर शब्दों का प्रयोग हम जान पाएँ, शब्दों से दोस्ती कर लें, दोस्ती का मतलब ही होता है शब्दों के कहाँ और सही प्रयोग किए जाएंगे। तो शब्दों से अगर हमारी दोस्ती हो जाती है तो उन शब्दों का पूरा कहना चाहिए पृष्ठभूमि भी पता चल जाती है, उन शब्दों का ओरिजिन जिसको हम कहते हैं, कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उन शब्दों का प्रयोग कैसे कैसे किया गया है, कैसे कैसे कवियों ने किया है पहले, यह सब कुछ भी हम जान पाते हैं। तो शब्दों से दोस्ती सबसे पहले करिए, शब्दों से खेलना सीखिए। बिल्कुल उसी तरह से ध्वनियों से खेलना भी सीखिए। हम एक दो उदाहरण आपके सामने रखते हैं। जैसे आप खेल गीत, जब बच्चे जब खेलते हैं, शुरुआती दौर में जब खेलते हैं, खेलते खेलते क्या कहते हैं, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लग गया धागा, चोर निकल के भागा। ये तो आप लोग खूब खेलते होंगे, करते भी होंगे। तो आप जानते हैं ये कैसे हुआ, क्योंकि सिर्फ खेला, इसमें अगर जिस किसी ने भी आप खेलते खेलते शब्दों को जोड़ते चले गए। बिल्कुल उसी तरह से कविता लिखने के प्रयास में खेलते खेलते शब्दों को कैसे आप जोड़ेंगे, शब्दों को कैसे आप एक साथ बिठाएंगे, कैसे दो शब्दों का मेल कराएंगे, यह सब आप शुरुआत में करना सीखिए, करिए, शब्दों से दोस्ती करिए। बिल्कुल उसी तरह से जो बड़े कवि हैं ना, उन्होंने भी इस तरह के प्रयास किए हैं। जैसे रघुवीर सहाय बड़े कवि हैं, उनकी कुछ पंक्तियां हैं, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तोता होता। ये क्या है, सिर्फ दो शब्दों के साथ कवि खेल रहा है और दो शब्दों को बार बार अलग अलग तरीके से बोल करके, अलग अलग तरीके से दोबारा दोहरा करके अर्थ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। ऐसा प्रयास बहुत से लोगों ने किया है। ऐसा प्रयास निराला जैसे कवि ने भी, महाकवि निराला जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी किया है। बाद में ताक कमसिन वारी, ताक कमसिन वारी, कमसिन वारी वारी कमसिन जब उन्होंने कहा है, तो इसी तरह से ध्वनियों से वो खेलने लगे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप खुद करके जब देखेंगे, उस समय बिल्कुल न प्रयास करिए कि आप कोई अर्थ पैदा कर रहे हैं। दरअसल कविता अर्थ पैदा करने के लिए नहीं लिखी जाती है, शब्दों के साथ तरह तरह के प्रयोग करिए और तब आप पाएंगे कि खुद ही एक अर्थ उस दिशा में चल पड़ा है जिसको आपने भी नहीं सोचा होगा। वह तो पाठक अपने आप उस अर्थ को खोज लेता है। तो ऐसे प्रयास आप खुद करके देखिए और बल्कि आप कह सकते हैं कि शब्दों के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको कविता के ज़रिए होती है। आप लोगों ने पर्यायवाची खूब पढ़ा होगा, आप लोगों ने सिनोनिम्स जिसको आप कह रहे हैं आप पढ़ते होंगे, लेकिन आपको पता है कि सिनोनिम्स को सबसे अच्छे तरीके से, पर्यायवाची को सबसे अच्छे तरीके से पढ़ने का तरीका कविता के माध्यम से हो सकता है। कविता में जहाँ फूल शब्द प्रयोग हो रहा है वहाँ सुमन नहीं प्रयोग कर सकते, जहाँ ज्योति शब्द प्रयोग हो रहा है वहाँ आप प्रकाश नहीं प्रयोग कर सकते। तो आप उसी के पर्याय को वहाँ प्रयोग करेंगे तो दूसरा अर्थ पैदा हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह से एक कविता है शमशेर बहादुर सिंह की, चाँद से थोड़ी सी गप्पें। चाँद से थोड़ी सी गप्पें में वो क्या करते हैं, जैसे कुछ पंक्तियाँ आपके सामने मैं रखती हूँ। वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, आप बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। आपका यह रोग बिल्कुल समझ में ही नहीं आता, वो बाद में ये बात कहते हैं। तो कुल मिलाकर के एक बच्ची जो एक चाँद को देख रही है और चाँद को देखते हुए वो बातें कर रही है, बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। अब बस शब्द का लगाना आप खुद ध्यान रखिए कि बस का यहाँ आना बस ना भी होता, बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। इतना कहना काफ़ी था, लेकिन ऐसा नहीं किया कवि ने। उसने क्या किया, कुछ शब्दों को उसमें ऐसे खेल की तरह से डाल दिया। बढ़ते हैं जैसे बोलने में हम लोग करते हैं, बढ़ते हैं तो बस यानी कि आप बढ़ते ही चले जाते हैं। तो इस तरह के प्रयोगों से कवि यहाँ खेल रहा है। इसी कविता में एक जगह पर और आता है जहाँ वह कहते हैं कि आप बढ़ते 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 एक दिन बिल्कुल गोल हो जाते हैं, बिल्कुल गोल हो जाते हैं। तो वो लिखते क्या है, बी को अलग लिखते हैं, ल को अलग लिखते हैं, कू को अलग लिखते हैं, ल को अलग लिखते हैं। दोनों को, चारों ध्वनियों को मिलाकर नहीं लिखते। यह भी एक खेल है, ये ध्वनियों से खेल कर रहा है कवि। यानी जब उसे ये कहना है कि चाँद पूरी तरह गोल हो गया,
तो चांद पूरी तरह, यानी पूर्णिमा का चांद, जब पूर्णिमा का चांद उसे कहना है तो उसने क्या किया कि उसने ध्वनियों को अलग अलग कर दिया। ध्वनियों को बोलते समय ही आप उस गोलाई का एहसास कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से खेल करके आप भी देखिए और जानिए कि बहुत सी चीज़ें कैसे ध्वनियों से खेलेंगे, कैसे शब्दों से खेलेंगे, शब्दों के बारे में कैसे जानेंगे, यह सारी चीज़ें आपको सीखने मदद मिल जाएगी, आप जान पाएंगे। इसी तरह से साथियों आप ये भी कोशिश करिएगा, जैसे इमेजेस जिसको बिंब हम लोग कहते हैं, तो बिंब और छंदों की जानकारी भी कविता लिखने वाले को ज़रूर होनी चाहिए, जानना ही चाहिए। अब जैसे एक उदाहरण आपके सामने मैं रख रही हूँ, ये 4 पंक्तियाँ जो मेरे सामने रखूँगी आपके, वो सुमित्रा नंदन पंत जो कि छायावाद के कवि हैं, उनकी एक कविता है, उसमें आती हैं। तट पर बगुलों सी वृद्धाएं, विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता जिनका अदृश्य गति अंतर रोदन। अब ये दृश्य आप समझ गए होंगे, ये गंगा के सामने बैठी कुछ वृद्धाओं के बारे में कहा जा रहा है। कुछ ऐसी वृद्धाएं जो संभवतः विधवा हैं और विधवा होने के कारण सफ़ेद वस्त्र पहने हुई हैं। आपने हरिद्वार में या बनारस में ऐसे दृश्य देखे होंगे, गंगा के सामने बैठी हुई कुछ स्त्रियां। और आप अब कल्पना करिए, यहाँ कह रहे हैं कि विधवाएं जप ध्यान में मगन, मंथर धारा में बहता। अब बगुलों से जो ऊपर वाला प्रयोग आया है ना, बगुले कौन होते हैं? बगुले होते हैं सफ़ेद रंग का एक पक्षी, और जिसकी पूरी की पूरी ये गर्दन जो होती है ना, बहुत लंबी होती है। आपको ध्यान करिए कि कितना सुंदर इमेज दिया है, कितना सुंदर बिंब दिया है कवि ने। और वो क्या किया है कि उसने एक विधवा की जो गर्दन होती है ना, विधवा जब घुटे हुए बाल होते हैं, कल्पना करिए कि घुटे हुए बाल, पुराने ज़माने की, आज की बात नहीं मैं कर रही हूँ, तो घुटे हुए बाल हैं, और घुटे हुए बाल होने के कारण गर्दन कुछ अधिक लंबी दिखाई पड़ रही है, और सफ़ेद वस्त्र पहनी हुई है, तो जाहिर है बगुलों का रंग भी सफ़ेद है, और उनकी गर्दन, बगुलों की गर्दन लंबी और उस वृद्धा की भी गर्दन लंबी दिखाई पड़ रही है। इस बात को बताने के लिए उसने बगुलों सी वृद्धाएँ कह दिया। तो ये बिंब को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, किसी भी दृश्य को देखते हैं, तो उस दृश्य को देखते हुए आपकी कल्पना कहाँ कहाँ तक जा सकती है, आप किस किस तरीके से उस बात को कह सकते हैं, कौन कौन से चित्र आपके मन में आते हैं, उन सारे चित्रों को धीरे धीरे लिखने के प्रयास करिए। जैसे केवल ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रकृति के बारे में ही बात करें, आप अगर जीवन के बारे में बात कर रहे हैं, मान लीजिए आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं और ट्रेन में यात्रा करते हुए प्लेटफॉर्म पर जो दृश्य देख रहे हैं, उस दृश्य को अगर आप बयां करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, तो उस दृश्य को ज्यों का त्यों भी कह सकते हैं, लेकिन उस दृश्य को देखते हुए आपके मन में जो चित्र आ रहा है वह भी बयां कर सकते हैं। तो यह भी बिंब को सीखने का बहुत बढ़िया ज़रिया है। तो बिंब और छंदों का बहुत महत्व होता है, छंदों पर हम आगे बात करेंगे। और इसी के साथ ही आप एक और उदाहरण मैं आपके सामने लेकर के आ रही हूँ, जो कविता है मोचीराम कविता, जो कि धूमिल की कविता है। उसमें उन्होंने कहा है कि बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। तो किसी व्यक्ति को देख कर के जूते का ख्याल आना, ठीक है, उसके रोजी रोटी से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी व्यक्ति को देखकर जूते का ख्याल आना ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी व्यक्ति को बहुत उस ढंग से देखना कि जो केवल जिसकी मरम्मत, यानी वो एक समाज के ऐसे वर्ग के बारे में कह रहा है जहाँ दरअसल ज़रूरत है कि उन्हें ठीक किया जाना चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं। तो ऐसे वर्ग के बारे में सिंबॉलिक ढंग से, प्रतीकात्मक ढंग से सिर्फ जूता कह करके कवि ने सारी बात कह दी है। तो कैसे हम किसी शब्द के प्रयोग से पूरी की पूरी अपनी जो भावना है, अपनी जो विचार हैं, वह हम कह सकते हैं, यह भी इसके ज़रिए आप सीख सकते हैं, आप जान सकते हैं। तो ऐसी कविताएं पढ़ते रहिए और इस तरह के इमेजेस पर ध्यान दीजिए, बिंबों पर ध्यान दीजिए। और इन बिंबों का प्रयोग करने की वजह क्या होगी, अगर हम इनकी जगह कोई और शब्द डाल देते हैं, जूता की जगह कल्पना करिए मोची तो कोई और शब्द डाल नहीं सकता, तो उसकी पूरी दुनिया से जूता ही मायने रखता है। उसने फिर भी रापी का नाम नहीं लिया, उसने हथौड़े का
नाम नहीं लिया, लेकिन उसने जूते का नाम लिया। तो यानी एक ऐसी चीज़ जिसको मरम्मत से ही ठीक किया जाता है। तो ऐसा दृश्य, ऐसे बिंब आप अक्सर महसूस करते होंगे, देखते होंगे। बिल्कुल इसी तरह से एक कविता जो आप अक्सर पढ़ते रहे हैं, जानते रहे हैं, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूल्हों की भी हालत रही शिकस्त। फिर उसके बाद की जो 4 पंक्तियां हैं वहाँ कहते हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आँखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पाँखें कई दिनों के बाद। अब इसमें गौर करने की जो बात है, मैं इस कविता को कोट क्यों कर रही हूँ, गौर करने की जो बात है वो ये है कि आप शुरुआत में देखिए कि कई दिनों तक एक पद वाक्य आ रहा है ना, और आप बाद के 4 पंक्तियों में देखिए कि यही कई दिनों के बाद बदल गया है, ये चला गया है बाद में। कवि ने क्या किया, यहाँ खेल किया। उसी कई दिनों के बाद को जहाँ उसने शुरुआत में प्रयोग किया, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, उसी को उसने कहा दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। आप ध्यान रखो इससे कैसे अर्थ पैदा हो रहा है। यह खेल हमें भी करना चाहिए। वो क्या कर रहा है कि बहुत दिनों तक अगर कोई कष्ट आपने झेला है ना, दुख झेला है, अभाव झेला है, तो आपको वो बात हमेशा याद रहती है। और आप किसी से भी जब वो बात कहते हैं तो आप सबसे पहले क्या कहते हैं, आप कहते हैं बहुत दिन हो गए हमें बाहर घूमे हुए, बहुत दिन हो गए हुए हमें चाट खाए हुए, तमाम चीज़, या बहुत दिन हुए यानी कई दिन हुआ, ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कई दिन हुआ जो एक अभाव था, या यूँ कह सकते हैं जो एक हालात ऐसे थे जहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है, न दाने हैं खाने को है, न एक उस स्थिति को, उस अकाल को का वर्णन करने के लिए कवि ने पहले रखा कई दिनों के बाद, क्योंकि बिल्कुल स्वाभाविक है कि आप सबसे पहले उस पदवाक्य को कहते हैं, या आप खुद अपनी जीवन से याद करके देख लीजिएगा। लेकिन जब हमारे पास सब कुछ आ जाता है और अभाव खत्म हो जाता है तो वो बात याद नहीं रहती है, और हम कहते हैं कि दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद। दाना आया यानी भोजन है, आज हमारे पास खाने को है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो वो सबसे पहले, फिर जो कम महत्वपूर्ण है वो बाद में चला गया। यानी अब उसके लिए वो समय का जिसको बता रहा था वो कई दिनों के ज़रिए, वो समय महत्वपूर्ण नहीं रहा। अब महत्वपूर्ण रहा कि आज हमारे पास है, आज हमारे पास वो खाने को है, वो खुशियाँ हैं, वो जो कुछ चाहिए वो सब कुछ है। तो उस सब कुछ को बताने के लिए देखिए कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर इस तरह के बिंबों में शब्दों से खेला है। इस तरह के बिंबों को बताने के लिए और छंदों को बताने के लिए कवि ने शब्दों से खेला है, पूरे के पूरे पदवाक्य कह सकते हैं, पदों से खेला है। अभी जो हम लोग कविता में बिंबों की बात कर रहे थे कि कविता में बिंबों का बहुत महत्व होता है, छंद का बहुत महत्व होता है, तो साथियों इन सब को आप अपने आसपास के जीवन में देखिए। बिंब का मतलब क्या है? चित्र। जो आप देखते हैं, जैसा देखते हैं वैसा ज्यों का त्यों लिखने के प्रयास करिए, और फिर शब्दों को उलट पुलट करके अर्थ पैदा करने की कोशिश करिए। और ये आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आप बिल्कुल कविता की लिखने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। तो ये प्रयास आप करते रहिए बिंबों को, और बिंबों पर हो सकता हम लोग आगे भी बात करेंगे। यहाँ आज हम बिंबों पर इतनी ही बात करते हैं, लेकिन कुछ और कवियों की कविताओं को लेकर के हम इस बात को और स्पष्ट करना चाहेंगे आगे चल करके। तो आज इतना ही कि बिंबों पर सोचिए, अपने आसपास के पर्यावरण को देखिए, अपने आसपास के दृश्यों को देखिए, और फिर समझने की कोशिश करिए कि उन दृश्यों को कैसे और कितने तरीके से आप अभिव्यक्त कर सकते हैं।